What matters the most? भारत मैटर्स। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है आदर्श गुप्ता और स्वागत है आपका भारत मैटर्स में। दोस्तों, पिछले कुछ सालों से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अलग अलग प्रकार की उथल पुथल हो रही है। यूक्रेन वॉर से लेकर ताइवान स्ट्रेट और ट्रेड वॉर से लेकर इंडो पैसिफिक में जन्म ले रहे नए सिक्योरिटी अलायंसेज, ये सब इसी उथल पुथल के उदाहरण हैं। लेकिन इन सब के बीच एक और ऐसा इंटरेस्टिंग जियोपॉलिटिकल ट्रेंड है जिस पर काफी तेजी से चर्चा हो रही है, और ये ट्रेंड है ग्लोबल पॉलिटिक्स में डी डॉलराइजेशन की मुहिम। जी हाँ, डी डॉलराइजेशन का मोटा मोटा मतलब है अमेरिकन डॉलर पर दुनिया भर के देशों की डिपेंडेंसी को कम करना और दुनिया की बाकी नेशनल करेंसीज को मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में प्रमोट करना। आज के इस वीडियो में हम डी डॉलराइजेशन से जुड़े एक इंटरेस्टिंग और फ्यूचरिस्टिक आइडिया को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि इस डी डॉलराइजेशन की रेस में इंडिया कैसे खुद के रुपए को एक ग्लोबल रिटेल करेंसी बना सकता है। और दोस्तों, ग्लोबल रिटेल करेंसी से हमारा मतलब है कि कैसे हम इंडियन रुपी को एक ग्लोबल मीडियम ऑफ एक्सचेंज बना सकते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या ये पॉसिबल है और अगर हाँ तो आखिर कैसे। साथ ही हम ये देखेंगे कि डी डॉलराइजेशन की इस रेस में क्या कोई देश सफल हो पाया है और अगर हाँ तो वहां से हम क्या सीख ले सकते हैं। लेकिन उस सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर डी डॉलराइजेशन की जरूरत अचानक दुनिया को क्यों महसूस हो रही है और उसके फायदे क्या क्या हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कोल्ड वॉर का खत्म होना इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का वो लैंडमार्क इवेंट था जब पूरी दुनिया ने अमेरिका का लोहा मान लिया था। कोल्ड वॉर के अंत के साथ दुनिया ने किसी न किसी प्रकार से अमेरिका के वर्चस्व को एक्सेप्ट कर लिया और दुनिया भर में अमेरिकन हेजेमनी और डोमिनेंस स्थापित हो गई। उसे डायरेक्टली चैलेंज करने वाले यूएसएसआर का पतन लगभग समाप्त हो चुका था और अब अमेरिका को इकोनॉमिकली या मिलिटरीली चैलेंज करने वाला कोई दूसरा देश दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। लेकिन कोल्ड वॉर के खत्म होने के लगभग 2 दशक बाद दुनिया के कुछ और पावर सेंटर्स इमर्ज होने लगे जो अमेरिकन हेजेमनी और उसके तौर तरीकों से पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं थे। इन्हीं में 2 सबसे क्रूशियल पावर्स हैं, चाइना और इंडिया। चाइना को तो आज यूएसए अपना डायरेक्ट राइवल मानता है, जिसके साथ वो आज ताइवान स्ट्रेट से लेकर ग्लोबल ट्रेड के मुद्दों तक में संघर्ष कर रहा है। लेकिन जहां तक इंडिया की बात है तो यूं तो उसकी यूएसए के साथ कोई डायरेक्ट राइवलरी नहीं है, बल्कि वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स भी हैं। लेकिन उसके बावजूद कई अहम मुद्दों पर इंडिया यूरोपियन देशों की तरह यूएसए द्वारा डिक्टेट किए गए आदेशों को एक्सेप्ट नहीं करता है। अब वो चाहे यूक्रेन युद्ध का मुद्दा हो या फिर डब्ल्यूटीओ में चल रहे एग्रीकल्चरल सब्सिडीज का। ये दिखाता है कि कैसे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इंडिया खुद की ऑटोनॉमी को बनाकर रखना चाहता है और अपने नेशनल इंटरेस्ट को सर्वोपरि रखकर इंटरनेशनल रिलेशंस को मैनेज करना चाहता है। चाइना और इंडिया के अलावा कई और देश जैसे ईरान और रशिया भी कहीं ना कहीं अपनी ऑटोनॉमी को असर्ट करना चाहते हैं। लेकिन इन सब का डॉलर और डी डॉलराइजेशन से क्या रिश्ता है? रिश्ता है दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि अमेरिका अपनी ग्लोबल पावर को न सिर्फ अपनी मिलिट्री पावर के थ्रू मेंटेन करता है, बल्कि वो ये सब अपने कल्चरल, सोशल और इकोनॉमिक पावर की मदद से भी करता है। इंटरनेशनल लॉ में तो दुनिया के सभी देश सोवरेन हैं, लेकिन असल में अमेरिका और 1990 से पहले यूएसएसआर जैसे सुपर पावर्स इन सोवरेन देशों पर कई तरीकों से अपनी पावर को असर्ट करते रहे हैं। और इस पावर का एक बड़ा सोर्स उनकी इकोनॉमिक पावर है, जिसमें उनकी करेंसी का ग्लोबल एक्सेप्टेंस और ग्लोबल नेचर बड़ा अहम रोल प्ले करता है। वर्ल्ड वॉर 1 के खत्म होते ही डॉलर का ग्लोबल राइज शुरू हो गया था, क्योंकि तब से ही अमेरिका एक इकोनॉमिक सुपर पावर की तरह उभर रहा है। यूरोप के सारे पावर्स फिजूल के युद्ध लड़कर तबाह हो गए थे और उन्हें हथियार बेचकर अमेरिका ने काफी पैसे भी कमाए। इसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 के आखिरी फेज में आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसी ऑर्गेनाइजेशंस का जन्म हुआ, जिनमें सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस यूएसए का ही था। और अब यूएसए ग्लोबल ट्रेड के टर्म्स एंड कंडीशंस इन इंस्टीट्यूशंस के थ्रू डिसाइड कर रहा था। इसी दौर में डॉलर एक प्राइमरी रिजर्व करेंसी के तौर पर उभरा। लेकिन कोल्ड वॉर और उसके बाद के इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में यूएसए ने अपनी इस हेजेमनी को जिस तरह से इस्तेमाल किया, उससे कई देश नाखुश हुए। उदाहरण के तौर पर अमेरिकन सैंक्शंस की बात कर सकते हैं। जिस देश के साथ यूएस खुश नहीं होता है, उन पर वो तरह तरह के आरोप लगाकर सैंक्शंस लगाता है और उसकी करेंसी की हेजेमनी के चलते बाकी देशों को भी उसके सैंक्शंस को मजबूरन फॉलो करना पड़ता है। अब जैसे इंडिया और ईरान के ट्रेड रिलेशंस काफी मजबूत हुआ करते थे, लेकिन अमेरिकन सैंक्शंस के चलते उनके बीच का ट्रेड पिछले 5 सालों में कमजोर हुआ है। इस तरह के सैंक्शंस को रशिया में लगाया गया, लेकिन इंडिया ने अपनी ऑटोनॉमी असर्ट करते हुए रशिया के साथ ऑयल ट्रेड लोकल करेंसी में जारी रखे। लेकिन डॉलर का ग्लोबल डोमिनेंस इतना ज्यादा है कि लोकल करेंसी में ट्रेड करके भी आप यूएसए को साइडलाइन नहीं कर सकते, क्योंकि दुनिया से बाकी कमोडिटीज खरीदने के लिए आपको एट द एंड डॉलर की ही जरूरत पड़ेगी।
इस तरह के प्रेशर से खुद को बचाने के लिए और दूसरे देशों की फाइट से खुद के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए डी डॉलराइजेशन बेहद आवश्यक हो जाता है। और इसीलिए इंडिया के लिए ये जरूरी है कि वो अपनी करेंसी को स्ट्रांग बनाए और उसे ग्लोबल लेवल पर प्रमोट करे। डी डॉलराइजेशन के फायदों की बात करें तो उसमें रशिया का उदाहरण काफी इंटरेस्टिंग है। 2022 में सर्व बैंक, अल्फा बैंक, टिंकॉफ बैंक ने रिपोर्ट किया था कि कई रशियन बैंक्स ने खुद के ट्रांजैक्शंस को चाइनीज यूनियन पे पर शिफ्ट कर लिया था, क्योंकि अमेरिकन सैंक्शंस के चलते वीजा और मास्टर कार्ड रशिया में अपने ऑपरेशंस को सस्पेंड करने के प्लान में थे। एक रिपोर्ट की माने तो दुनिया भर में लगभग 5.5 करोड़ मर्चेंट्स यूनियन पे कार्ड को एक्सेप्ट करते हैं और रशिया में यूनियन पे का एक्सेप्टेंस लगभग 95% है और लगभग 16 लाख पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स यूनियन पे पेमेंट सिस्टम को एक्सेप्ट करते हैं। इसके अलावा लगभग 40 लाख यूनियन पे कार्ड्स रशिया में इशू हो चुके हैं। इन कार्ड्स की मदद से सैंक्शंस के बावजूद रशियन सिटीजन्स दुनिया भर में पेमेंट कर पा रहे हैं। इस तरह से रशियन बैंकिंग सिस्टम ने खुद को कोलैप्स होने से बचाया और इसमें यूनियन पे का भी बड़ा रोल माना जाता है। इसके अलावा रशियन पेमेंट सिस्टम मीर ने भी इसमें बड़ा रोल प्ले किया। खैर, डी डॉलराइजेशन की नीड कुछ सेकेंडरी बेनिफिट्स के चलते भी इमर्ज होती है। दोस्तों, जब भी अमेरिकन फेडरल बैंक अपने इंटरेस्ट रेट्स को चेंज करता है तो दुनिया भर से कैपिटल फ्लो का रेट बढ़ जाता है और इससे इंडिया जैसे देशों में कैपिटल आउटफ्लो का डर बन जाता है। कुल मिलाकर इंडिया की आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी क्या होगी ये अमेरिकन फेड के डिसीजंस पर भी निर्भर करती है। इसलिए डी डॉलराइजेशन कहीं ना कहीं हमारी खुद की मॉनेटरी पॉलिसी को भी कंप्लीटली ऑटोनोमस बनाएगा। इसके अलावा डी डॉलराइजेशन लोन्स और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड रिस्क को भी डाइवर्सिफाई कर देता है। फॉर एग्जांपल, हम 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस की बात कर सकते हैं। सिर्फ एक देश की इकोनॉमिक क्राइसिस से दुनिया भर में जो जॉब लॉसेस हुए वो कहीं ना कहीं डॉलर पर दुनिया के ओवर डिपेंडेंस का ही नतीजा था। यदि डी डॉलराइजेशन को पुश किया गया तो इस तरह के ग्लोबल शॉक्स के मैसिव इंपैक्ट से भी खुद के देश की इकोनॉमी को बचाया जा सकता है। लेकिन इनके अलावा एक और बड़ा बेनिफिट है। देखिए, हालांकि डी डॉलराइजेशन के कई एस्पेक्ट्स होते हैं, लेकिन आज के वीडियो में हम इनमें से केवल एक एस्पेक्ट की बात करेंगे और वो है इंडियन रुपी को दुनिया भर में हो रहे रिटेल ट्रांजैक्शंस में एक्सेप्टेबल बनाना। लेकिन इसके क्या फायदे होंगे? हम आपको बता दें कि करेंटली ग्लोबल रिटेल ट्रांजैक्शंस में यूज होने वाले क्रेडिट कार्ड्स में वीजा और मास्टर कार्ड जैसी अमेरिकन कंपनीज का ही बोलबाला है। भले ही सैंक्शंस को बाईपास करने के मकसद से दो देश एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए डॉलर के बजाय लोकल करेंसीज में ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन रिटेल ट्रांजैक्शंस में इन कंपनीज का डोमिनेंस ये बताता है कि इन्हें बाईपास नहीं किया जा सकता। अगर रशिया पर सैंक्शंस है और एक इंडियन स्टूडेंट मास्टर कार्ड यूज करता है तो उसे रशिया में पेमेंट करने में काफी दिक्कतें आ सकती हैं। ऐसे सैंक्शंस को अगर एक्सट्रीमिटीज में एक्सपैंड किया जाए तो ये कंपनीज उन देशों के सिटीजन्स को दूसरे देशों में पेमेंट करने से रोक सकती हैं जो सैंक्शंस को फॉलो करने से इनकार कर रहे हों। इस तरह की समस्याओं से खुद को आजाद करने के लिए यह बेहद जरूरी है कि इंडिया खुद की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन करे और इसके लिए वो रुपी को ग्लोबल लेवल पर प्रमोट करे। लेकिन सबसे पहला सवाल है कि क्या ये पॉसिबल है और क्या कोई दूसरा ऐसा देश है जो ये करने में कामयाब हो पाया है? और इसका जवाब है हाँ, और वो देश है चाइना। चाइना काफी हद तक इसे करने में सक्सेसफुल हो गया है और ये सब उसने यूनियन पे की मदद से किया है, जो चाइनीज स्टेट ओन्ड पेमेंट सर्विस और क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडर है। जैसा कि हमने पहले बताया कि दुनिया भर में आज लगभग 5.5 करोड़ मर्चेंट्स यूनियन पे कार्ड्स को एक्सेप्ट करते हैं और ये मर्चेंट्स लगभग हर सेक्टर में है। यूरोप और यूएसए के मेजर डिपार्टमेंटल स्टोर्स, एयरलाइंस, फैशन स्टोर्स, होटल्स या फिर टूरिस्ट स्पॉट्स, हर जगह पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स में आपको यूनियन पे का एक्सेप्टेंस मिल जाएगा। इसके अलावा आज कई यूनिवर्सिटीज भी यूनियन पे एक्सेप्ट कर रही हैं ट्यूशन फीस लेने के लिए। लेकिन चाइना ने ये किया कैसे और इससे इंडिया को क्या लेसन मिलता है? चलिए देखते हैं। दोस्तों, यूनियन पे का ग्लोबल होना चाइना के राइजिंग वेल्थ का नतीजा तो है ही, लेकिन साथ में ये उसके सिटीजन्स के राइजिंग ग्लोबल फुटप्रिंट का भी आउटकम है। चाइना में जैसे जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ हुई वैसे वैसे वहाँ के सिटीजन्स की परचेजिंग पावर भी इंक्रीज हुई और वो टूरिज्म, जॉब्स और बिजनेसेस के लिए दुनिया भर में ट्रैवल करने लगे। यूएन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के डेटा की माने तो 2017 में ही चाइना ग्लोबल टूरिज्म का सबसे बड़ा सोर्स बन गया था, फॉलोड बाय यूएसए। 2017 में चाइनीज सिटीजन्स ने लगभग 14 करोड़ फॉरेन ट्रिप्स की और इससे इमर्ज होने वाला एक्सपेंडिचर लगभग $257 बिलियन का था।
पोस्ट कोविड टाइम्स में टूरिज्म में गिरावट आई, लेकिन उसके बाद भी चाइना ने आउटबाउंड टूरिस्ट में अपना वर्चस्व कायम रखा और चाइना बेस्ड टूरिस्ट ने लगभग $105 बिलियन का एक्सपेंडिचर किया। इस इंक्रीज्ड चाइनीज टूरिज्म का यूनियन पे के ग्लोबल होने में बड़ा हाथ माना जाता है। इस टूरिज्म को फर्दर फैसिलिटेट करने के उद्देश्य से ही यूनियन पे ने दुनिया भर के मर्चेंट्स और बैंक्स के साथ टाई अप्स किए, क्योंकि हर देश अपनी टूरिज्म इकोनॉमी को बूस्ट करना चाहता है। इसलिए लगभग हर देश के बैंक्स और मर्चेंट्स के लिए यूनियन पे के साथ टाई अप प्रॉफिटेबल ही था। और यही वजह है कि यूनियन पे ने आज खुद का फुटप्रिंट लगभग 180 देशों में एस्टैब्लिश कर लिया है और उसके कार्ड्स 70 से ज्यादा देशों में इशू हो रहे हैं। ग्लोबल कार्ड परचेज ट्रांजैक्शंस की बात करें तो इसमें अभी भी वीजा का डोमिनेंस है, जिसके द्वारा प्रोसेस किए गए ट्रांजैक्शंस लगभग 40% है, लेकिन यूनियन पे अब सेकंड नंबर पर है विद 32% ऑफ ट्रांजैक्शंस बाय वॉल्यूम, और उसने आज मास्टर कार्ड को भी पीछे छोड़ दिया है जिसका शेयर केवल 24% है। तो ये तो थी कहानी यूनियन पे के सक्सेस की, लेकिन इंडिया के लिए इसमें क्या लेसन्स हैं और क्या इंडिया के पास ये अचीव करने का पोटेंशियल है या फिर नहीं, आइए देखते हैं। दोस्तों, चाइना की तरह ही इंडिया भी आज एक मेजर इकोनॉमिक पावर है, जिसकी जीडीपी ग्रोथ रेट 2021 में लगभग 8.7% थी। इसके अलावा इंडिया के पास चाइना की तरह एक लार्ज पॉपुलेशन है जो इंटरनेशनल टूरिज्म को सस्टेन कर सकती है। साथ में इंडिया के पास एक यंग वर्किंग पॉपुलेशन है जो हाईली स्किल्ड है और माइग्रेट कर रही है। भले ही आउटबाउंड टूरिज्म में अभी इंडिया चाइना से काफी पीछे है, लेकिन ये नंबर लगातार बढ़ रहा है। 2017 में UNWTO के डेटा के हिसाब से इंडिया टॉप 10 सोर्सेज ऑफ टूरिस्ट में नहीं था, लेकिन 2021 में इंडिया 10th नंबर पर आ गया विद अराउंड $14 बिलियन एक्सपेंडिचर। फ्यूचर की बात करें तो नागिया एंडरसन LLP और FICCI की एक रिपोर्ट आउटबाउंड ट्रैवल एंड टूरिज्म अपॉर्चुनिटी अनटैप्ड के हिसाब से इंडिया से होने वाले आउटबाउंड ट्रिप्स का एक्सपेंडिचर 2024 में $42 बिलियन भी क्रॉस कर सकता है, जो इंडिया के ह्यूज पोटेंशियल को दिखाता है। पर चाइना के कंपैरिजन में इंडिया के पास एक और बड़ा बेनिफिट है और वो है इंडियन माइग्रेशन टू वर्ल्ड। एक रिपोर्ट की माने तो इंडियन डायस्पोरा वर्ल्ड में सबसे बड़ा है विद 1.8 करोड़ इंडियंस लिविंग अब्रॉड। इसके अलावा लगभग 13 लाख इंडियंस 2022 में वर्क अपॉर्चुनिटीज की तलाश में विदेश गए और ऑन एन एवरेज ये नंबर इसी रेंज में रहा है। स्टूडेंट माइग्रेशन भी बढ़ चढ़कर हो रहा है और लगभग 6 लाख इंडियन स्टूडेंट्स एजुकेशन के लिए हर साल माइग्रेट करते हैं। हालांकि माइग्रेशन एक बड़ी समस्या है और इससे ब्रेन ड्रेन भी होता है, लेकिन इसके कई बेनिफिट्स भी हैं जिसका इस्तेमाल इंडिया खुद के पेमेंट सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए कर सकता है। पर अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि हम ये सब करेंगे कैसे। तो चलिए हम आपको अपने वीडियो के लास्ट सेक्शन की ओर ले चलते हैं और समझते हैं रुपी को ग्लोबल रिटेल करेंसी आखिर कैसे बनाया जाएगा। दोस्तों, इंडियन रुपी को ग्लोबल रिटेल करेंसी बनाने की जद्दोजहद ऑलरेडी शुरू हो चुकी है और ये हो रहा है यूपीआई रेवोल्यूशन के ग्लोबल रेप्लिकेशन के थ्रू। दोस्तों, एनपीसीआई द्वारा बनाए गए यूपीआई लेड रेवोल्यूशन की कहानी तो जग जाहिर है और शायद ही दुनिया में यूपीआई जैसा सीमलेस पेमेंट सिस्टम और भी है। यूपीआई रेवोल्यूशन इंडियन टेक पावर को भी दिखाता है। खैर, एनपीसीआई के इंटरनेशनल आर्म यानी एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड या एनआईपीएल ने ऑलरेडी कई एग्रीमेंट्स और एमओयूज दूसरे देशों के साथ साइन किए हैं ताकि यूपीआई और रुपे पेमेंट सिस्टम को ग्लोबली रेप्लिकेट किया जा सके। अक्टूबर 2022 में एनपीआईएल ने यूरोनेक्स्ट लिस्टेड पेमेंट्स फैसिलिटेटर वर्ल्डलाइन के साथ कोलैबोरेशन अनाउंस किया ताकि यूरोप में ट्रैवल करने वाले इंडियंस की लाइफ को और भी ज्यादा कन्वीनियंट बनाया जा सके। सितंबर 2021 में एनआईपीएल ने ऐसा ही एक एग्रीमेंट सिंगापुर के लिक्विड ग्रुप के साथ किया। जुलाई 2022 में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि इंडिया यूपीआई के ग्लोबल एक्सेप्टेंस के लिए लगभग 30 देशों के साथ बात कर रहा है और सिंगापुर के अलावा यूएई और फ्रांस के साथ एमओयूज ऑलरेडी साइन हो चुके हैं। मार्च 2022 में नेपाल ने यूपीआई पेमेंट सिस्टम को डिप्लॉय कर दिया है और इसके लिए एनपीसीआई ने गेटवे पेमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड और मनम इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड के साथ कोलैबोरेशन किया है। भूटान और ओमान के साथ भी ऐसे एग्रीमेंट्स हो चुके हैं। दोस्तों, अगर यूनियन पे को ग्लोबल लेवल पर इतना एक्सेप्टेंस मिला है तो वो दिन दूर नहीं जब इंडिया के यूपीआई को यूनियन पे से भी बेटर एक्सेप्टेंस मिल सकता है। उसका एक कारण तो इंडिया का ग्रोइंग आउटबाउंड टूरिज्म और डायस्पोरा है, लेकिन उसका दूसरा बड़ा कारण ये है कि यूपीआई यूनियन पे से भी एडवांस सर्विसेज ऑफर करने की कैपेबिलिटी रखता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यूपीआई मल्टीपल बैंक अकाउंट्स का एक साथ लिंकेज अलाउ करता है और वो भी एक ही मोबाइल एप्लीकेशन से। ये कस्टमर्स और मर्चेंट्स दोनों के लिए बेनिफिशियल है।
अब आपके दिमाग में एक इशू आ सकता है कि यूपीआई मास्टर कार्ड और वीजा से कैसे compete करेगा जो क्रेडिट कार्ड सर्विसेज ऑफर करती हैं। तो दोस्तों एनपीसीआई और इंडियन गवर्नमेंट ने इसका भी रास्ता निकाला है। जून 2022 में आरबीआई ने रुपे क्रेडिट कार्ड द्वारा यूपीआई पेमेंट को अलाउ कर दिया था, जो एक गेम चेंजिंग मूव हो सकता है। हम आपको बता दें कि इंडिपेंडेंटली रुपे क्रेडिट कार्ड्स का प्रमोशन एक चैलेंज है, क्योंकि यूपीआई के कंपैरिजन में रुपे कार्ड्स की पॉपुलैरिटी और एक्सेप्टेंस कंपैरेटिवली कम रही है और इसलिए रुपे खुद में मास्टर कार्ड और वीजा के साथ compete करने में उतना सक्सेसफुल शायद नहीं हो पाएगा जितना सक्सेसफुल वो यूपीआई के साथ लिंकेज के बाद हो सकता है, और यही रुपे को एक ग्लोबल प्लेयर बनाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने देखा कि कैसे आने वाले समय में इंडिया के पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है जहां वो रुपी को स्ट्रेंथन कर उसके ग्लोबल रीच को बढ़ा सकता है और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को इंश्योर कर सकता है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपके क्या ओपिनियन है और क्या सजेशंस हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को एंड करने से पहले एक मैसेज मेरा आपको और भी है। जब भी कोई ऐसा वीडियो आता है जहाँ पे हम यूपीआई को प्रमोट कर रहे होते हैं या फिर रुपी को एक ग्लोबल करेंसी बनाने की बात कर रहे होते हैं, तो उसमें बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं जहाँ पे लोग कह रहे होते हैं कि आप इंडिया को लेके ओवर ऑप्टिमिस्टिक हैं, ये एक इम्पॉसिबल काम है। पर मुझे लगता है कि हर एक देश की शुरुआत जीरो से होती है और जब तक आप सपने देखेंगे नहीं तो आप कैसे उस जीरो को 100 बना सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अपने देश को लेके ऑप्टिमिस्टिक होना, अपने देश को लेके सपने देखना और रैशनैलिटी के साथ सपने देखना एक बहुत अहम काम है। हमें प्रॉब्लम्स पे तो फोकस करना ही है, पर उससे ज़्यादा हमें सॉल्यूशंस पे बात करनी है, हमें स्ट्रैटेजीज बनानी है, हमें पर्सपेक्टिव्स लाने हैं भारत की ग्रोथ में, और मैं आपसे भी यही उम्मीद करता हूँ। तो ऑप्टिमिस्टिक होइए, कॉन्फिडेंट होइए, क्योंकि ये एरा भारत का है, लेकिन इस एरा को भारत का एरा बनाने का काम आपके जैसे ऑप्टिमिस्टिक लोग ही करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।